नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेट अप IAS अकेडमी पर। पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप दीर्घायु हो, आप निरोगी रहें और आपके पास कोई परेशानी ना आए। और अगर परेशानी आए तो उन सभी परेशानियों से लड़ने की भगवान आपको शक्ति प्रदान करे। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दिवाली का मौसम, दिवाली का सीजन चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, तो इसमें एक खुशी का माहौल है इसमें। लेकिन हमको पढ़ाई भी जारी रखनी है। जिनका टारगेट 2021 है उनके लिए तो हर एक क्षण पढ़ाई में जाना चाहिए। दिवाली केवल शाम का त्यौहार है। पढ़ाई अगर जिनका टारगेट 2021 है तो जुट जाए तब तरीके से। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी फिलोसफी ऑप्शनल में पेपर 2 का सेक्शन है, जिसमें हमको पढ़ना है सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी यानी सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो अपने सिलेबस का पहला टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श यानी सोशो सोशो पॉलिटिकल आइडियाज। तो इसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना था, स्वतंत्र, समानता, न्याय। तो स्वतंत्रता हम पढ़ चुके हैं, समानता पढ़ चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था न्याय। न्याय चल रहा था तो हम न्याय पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में भी हमने न्याय के बारे में कुछ बातें करी हैं और न्याय के बारे में पिछली क्लास में भी कुछ बातें हो चुकी हैं। तो हम देखते हैं आज न्याय को। और कभी अगर आपको लगे कि कंटेंट पर्याप्त नहीं है तो आप पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें उम्मीद करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं और आशा करता हूं कि पूरा सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है यूपीएससी में आया हुआ, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि बाजार और न्याय के संबंध बताइए। बाजार और न्याय में संबंध बताते हुए अपने विचार दीजिए। बाजार और न्याय में संबंध बताते हुए अपने विचार दीजिए। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, यूपीएससी फिलोसफी ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम एक पुराने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बाजार और न्याय। हमारा टॉपिक चल रहा है बाजार और न्याय। तो बाजार और न्याय का जो समकालीन राजनीतिक दर्शनवादी हैं, समकालीन राजनीतिक दर्शन का एक बहुत ही अत्यंत विवादित विषय है। समकालीन राजनीतिक दर्शन का अत्यंत विवादित विषय है। मूलतः उदारवाद में बाजार व्यवस्था को न्याय प्राप्ति का साधन माना है। साधन माना है। लेकिन उदारवाद में, सभी उदारवादियों में इस प्रश्न का अभाव है। सभी उदारवादियों में इस प्रश्न में एक मतता का अभाव है। मतलब सभी सहमत नहीं है कि बाजार न्याय प्राप्ति का साधन है। सभी उदारवादी ये नहीं मानते, लेकिन काफी हद तक उदारवादी मानते हैं कि बाजार व्यवस्था को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। अब उदारवाद के अंतर्गत जैसे हम देखें तो उदारवाद के अंतर्गत जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं, स्वेच्छातंत्रवादी केवल बाजार को
केवल बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। केवल बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। जो उदारवाद के अंतर्गत जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं, उदारवाद के अंतर्गत जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं, केवल बाजार व्यवस्था को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। केवल बाजार व्यवस्था को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। उनके अनुसार ये क्यों मानते हैं? क्योंकि बाजार व्यवस्था निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करती है। ये बाजार व्यवस्था निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करती है। निष्पक्षता, ये मानते हैं कि बाजार व्यवस्था निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करती है। ये मानते हैं कि बाजार व्यवस्था निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करती है। बाजार व्यवस्था निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करती है और ये केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। केवल ये निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार केवल और केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। क्या में? बाजार व्यवस्था में ही संभव है। ये कौन मानते हैं? जो उदारवाद के अंतर्गत स्वेच्छातंत्रवादी हैं, ये मानते हैं कि निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार बाजार व्यवस्था है, निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करती है और ये केवल बाजार व्यवस्था में संभव है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उदारवाद का मतलब पहले बता दूं, जैसे एक होता है नियंत्रित करना। जैसे बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी आपको बोलते थे, नियंत्रित करते थे और बोलते थे अगर यहाँ गए तो तुम्हें घर से निकाल देंगे या फिर तुम्हें आज का खाना नहीं देंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे। तो क्या नियंत्रित करते थे। और बाद में जब आप बड़े हो गए तो थोड़े उदार हो गए और बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते, वो केवल सलाह देंगे। मतलब बहुत पोलर की तरीके से, बहुत साधारण तरीके से बोलेंगे, समझाएंगे जो उचित होगा। तो केवल बाजार व्यवस्था को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। तो ये हो गया उदारवाद। अब जैसे हमने देखा कि स्वेच्छातंत्रवादी केवल बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं और क्योंकि बाजार केवल वो जो बाजार व्यवस्था है निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करती है और यह व्यवस्था केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। जो निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार है, निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। और दूसरा, जैसे संबंध, न्याय का संबंध, ये मानते हैं कि न्याय का संबंध स्वतंत्रता से है। कैसे? स्वतंत्रता से। और स्वतंत्रता केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। ये मानते हैं कि न्याय का संबंध स्वतंत्रता से है और स्वतंत्रता केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। स्वतंत्रता केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। जो उदारवाद के अंतर्गत स्वेच्छातंत्रवादी हैं, ये न्याय का मतलब स्वतंत्रता से मानते हैं और ये मानते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। और ये भी मानते हैं इनके अनुसार, और ये भी मानते हैं कि न्याय के लिए योग्यता के आधार पर वितरण आवश्यक है। न्याय के लिए योग्यता के आधार पर वितरण आवश्यक है। यह मानते हैं कि न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब ये लोग मानते हैं कि योग्यता के आधार पर वितरण आवश्यक है। न्याय के लिए योग्यता के आधार पर वितरण आवश्यक है और योग्यता को निर्धारित करने का सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा साधन क्या है? बाजार व्यवस्था है। योग्यता को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? बाजार व्यवस्था है। योग्यता को
मापने का सबसे अच्छा साधन बाजार व्यवस्था है। तो जो उदारवादी हैं, उदारवाद के अंतर्गत स्वेच्छातंत्रवादी हैं, ये मानते हैं कि न्याय के लिए योग्यता के आधार पर वितरण आवश्यक है और योग्यता को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? बाजार व्यवस्था है, ये मानते हैं। और मानते हैं जैसे, और ये स्वेच्छातंत्रवादी मानते हैं कि बाजार प्रणाली, ये स्वेच्छातंत्रवादी मानते हैं कि बाजार प्रणाली सर्वाधिक दक्षतापूर्वक कार्य करती है। ये मानते हैं कि बाजार प्रणाली, जो बाजार प्रणाली है, बाजार प्रणाली सर्वाधिक दक्षतापूर्वक कार्य करती है, सर्वाधिक दक्षतापूर्वक कार्य करती है, दक्षतापूर्वक कार्य करती है, सर्वाधिक दक्षतापूर्वक कार्य करती है, जिससे प्रचुरता की स्थिति आती है। इससे क्या होता है? प्रचुरता की स्थिति आती है, प्रचुरता की स्थिति आती है, स्थिति। अब प्रचुरता का मतलब क्या होगा कि अधिक संख्या में होना, मतलब अधिक विकल्प का होना। जैसे बाजार प्रणाली है, अगर पहले जैसे मान लो कोई एक दुकान है, दुकान में अगर कोई सामान मिल रहा है तो वो तो मनमाने प्राइस में देगा, मनमाना उसका दाम रख देगा। लेकिन अगर बाजार में जाएंगे, बाजार में, तो उसी सामान की बहुत सारी दुकानों में वही सामान मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति के पास विकल्प हैं, उस सामान को खरीदने के लिए उसके पास विकल्प हैं। तो जहाँ पर उसको फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पर उसको कम सस्ता मिलेगा, वहाँ से वो सामान खरीद सकता है। मतलब उसके पास प्रचुरता हो गई, मतलब विकल्प है उसके पास। तो ये इसलिए ये बोलते हैं कि बाजार प्रणाली सर्वाधिक दक्षतापूर्वक कार्य करती है और बाजार, और इससे क्या है, प्रचुरता की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब प्रचुरता होगी तभी वस्तुओं और संसाधनों को सभी तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि संसाधन लिमिटेड हैं। अगर प्रचुरता होगी तभी वस्तुओं व संसाधनों को सभी तक पहुंचा पाएंगे, अगर प्रचुरता की स्थिति होगी तभी सभी तक वस्तुओं को पहुंचा पाएंगे। और उदारवाद के अंतर्गत जो आदर्शवादी हैं, उदारवाद के अंतर्गत जो दार्शनिक हैं, उदारवाद के अंतर्गत जॉन राल्स जैसे उदारवाद के अंतर्गत जॉन राल्स जैसे दार्शनिक, इनके जैसे दार्शनिक भी बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं, न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। जो बाजार के अंतर्गत ही न्याय प्राप्ति के साधन मानते हैं। जो उदारवाद के अंतर्गत जॉन राल्स जैसे दार्शनिक हैं, वो भी बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं, लेकिन न्याय प्राप्ति का समर्थन करते हैं। ये मानते हैं कि बाजार होना चाहिए, लेकिन बाजार के साथ ही राज्य की भूमिका भी होना चाहिए। बाजार तो हो, लेकिन उसमें साथ में राज्य की भूमिका भी हो, क्योंकि राज्य कल्याणकारी नीतियां भी अपनाएगा। राज्य की भूमिका भी जरूरी है। बाजार तो हो, लेकिन साथ में राज्य की भूमिका भी हो, क्योंकि बाजार न्याय प्राप्ति का साधन तो हो सकता है, लेकिन राज्य की भूमिका होगी तो राज्य कल्याणकारी नीतियां अपनाएगा। राज्य क्या करेगा? कल्याणकारी नीतियां अपनाएगा। राज्य
कल्याणकारी नीतियाँ बनाएगा। कल्याणकारी नीतियाँ, अगर राज्य की भी उसमें उपस्थिति होगी तो कल्याणकारी नीतियाँ अपनाएगा, क्योंकि कल्याणकारी नीतियाँ ही जो अन्यायपूर्ण व्यवहार है उससे निपटने में सहायक है। जो राज्य की भूमिका रहेगी तभी क्योंकि राज्य कल्याणकारी नीतियाँ अपनाएगा, क्योंकि कल्याणकारी नीतियाँ ही जो अन्यायपूर्ण भेदभाव है उससे दूर करने में सहायक है। जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं वो कल्याणकारी नीतियाँ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है उससे निपटने में सहायक है। भेदभावपूर्ण व्यवहार से निपटने में निदान में या निपटने में सहायक है। निदान में सहायक है। इसको हम फिर से समझ लेते हैं। जैसे बाजार और न्याय में संबंध बताते हुए अपना विचार दीजिए, क्वेश्चन है। और जैसे समकालीन दार्शनिक, वो ये सभी समकालीन दार्शनिकों का अत्यंत विवादित विषय है। मूलतः जो उदारवाद हैं, उदारवाद बाजार व्यवस्था को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं, और उदारवाद के अंतर्गत जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं केवल बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि बाजार निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करती है और ऐसा व्यवहार केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है। और न्याय का संबंध, ये उदारवादी न्याय का संबंध स्वतंत्रता से मानते हैं। न्याय का संबंध स्वतंत्रता से मानते हैं और स्वतंत्रता केवल बाजार व्यवस्था में ही संभव है, तो ये भी मानते हैं। और साथ में जो ये बोलते हैं कि न्याय के लिए योग्यता के आधार पर वितरण आवश्यक है। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर वितरण आवश्यक है। और ये मानते हैं कि बाजार प्रणाली सर्वाधिक दक्षतापूर्वक कार्य करती है, क्योंकि हमको प्रचुरता चाहिए, विकल्प ज़्यादा चाहिए, तो बाजार प्रणाली ही सर्वाधिक दक्षतापूर्वक कार्य करती है। जिससे क्या होगा? प्रचुरता की स्थिति उत्पन्न होगी। और जब प्रचुरता की स्थिति उत्पन्न होगी तो किसी व्यक्तियों के पास विकल्प भी होंगे। और उदारवाद के अंतर्गत जो दार्शनिक है, जैसे जॉन रॉयल जैसे दार्शनिक हैं, वे ही बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। लेकिन ये मानते हैं कि बाजार व्यवस्था तो हो, लेकिन राज्य की भूमिका भी हो उसमें, क्योंकि राज्य क्या करेगा? कल्याणकारी नीतियां भी अपनाएगा। और कल्याणकारी नीतियां क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि ये जो भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है समाज में, उससे निदान करने में सहायक है, इसलिए राज्य की भूमिका आवश्यक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखते हैं थोड़ी और आगे। जो समाजवादी विचारक हैं, और कुछ समाजवादी विचारक हैं, हम इनके विचार देख लेते हैं। अभी हमने उदारवादी दार्शनिकों के विचार देखे थे, अब हम देख रहे हैं जो समाजवादी विचारक हैं उनके विचार। जो समाजवादी विचारक हैं, ये बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन नहीं मानते। जो समाजवादी विचारक हैं बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन नहीं मानते। न्याय प्राप्ति का साधन नहीं मानते। और ये बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसमें असमानता है। जैसे अगर किसी के पास योग्यता है, बहुत ज़्यादा धन है, तो अपने धन का अपना मार्केट ज़्यादा बढ़ा लेगा, इससे क्या होगा? ज़्यादा लाभ कमाएगा। तो जो समाजवादी विचारक हैं वे बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन नहीं मानते और ये बोलते हैं कि बाजार व्यवस्था में न्याय प्राप्ति संभव ही नहीं है। ये बोलते हैं कि ये न्याय की प्राप्ति बाजार व्यवस्था में संभव ही नहीं है। आज दिवाली है,
तो नगाड़े वाले आए हैं, थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा, तो आप प्लीज़ आप एडजस्ट करिए। और ये मानते हैं कि ये बोलते हैं कि बाजार को, ये बोलते हैं कि निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार बाजार व्यवस्था में संभव है, ये मानना भ्रम है। ये बोलते हैं कि बाजार निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार मानना, बाजार व्यवस्था में निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार मानना भ्रम है, यानी मिथक है, मानना भ्रम है। क्योंकि इससे सौदेबाजी की असमान स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि इससे क्योंकि इसमें सौदेबाजी की असमान स्थिति उत्पन्न होती है। सौदेबाजी की असमान स्थिति। अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे अगर बाजार व्यवस्था है तो उसमें असमानता भी रहेगी, असमानता रहेगी। तो जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा व्यापारी है और कोई छोटा व्यापारी है, तो ये बोलते हैं कि जिसकी दक्षता ज़्यादा है, जिसके पास धन ज़्यादा है, असमानता ज़्यादा है, जो गरीब वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, अगर वो मार्केट में आएगा तो क्या होगा, जो अमीर वर्ग है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा सामान प्रोवाइड करेगा, व्यक्तियों को, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। जब उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो जो गरीब वर्ग है, अगर वो भी अपना सामान बेच रहा है, गरीब व्यापारी है, तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इस व्यवस्था में न्याय संभव ही नहीं होगा। और न्याय निष्पक्षता और बाजार न्याय निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार करेगा, ये मानना भ्रम है। तो हमने बता दिया कि इसको मानना ये भ्रम क्यों है, क्योंकि इसमें सौदेबाजी की असमान स्थिति होती है और समाज धनी वर्ग के तरफ चला जाता है। जो समाज है, समाज धनी वर्ग की तरफ आकर्षित होता है। जो समाज है धनी वर्ग की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन समाजवादी बाजार व्यवस्था को आवश्यकता मानते हैं। जो समाजवादी हैं, बाजार में स्वतंत्रता की जगह समानता को आवश्यक मानते हैं। समाजवादी समाज में स्वतंत्रता के बजाय समाजवादी स्वतंत्रता की बजाय समानता पर बल देते हैं। किस पर? समानता पर बल देते हैं और समानता को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं। जो समाजवादी है समानता को न्याय प्राप्ति का साधन मानते हैं कि समानता होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे होंगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों लागू की गई थी? वो इसलिए लागू की गई थी कि जो धनी वर्ग हैं, धनी वर्ग तो 4 पैसे कमा रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जो गरीब वर्ग है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी, क्योंकि जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, जो भूखा है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उसको भी अन्न प्रोवाइड करा जाए, उसका भी पेट भर सके। इसलिए राज्य की भूमिका यहाँ पर आ गई है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उनके पास खाद्यान्न उत्पन्न कराया गया है ताकि कोई भूखा ना सोए।
इसलिए पीडीएस सिस्टम अपनाया गया है। और बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन मान सकते हैं, लेकिन साथ में स्वतंत्रता और समानता दोनों का समन्वय भी जरूरी है। हम बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन तो मान सकते हैं, अतः इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसलिए निष्कर्ष क्या निकला कि निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हम बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन तो मान सकते हैं। बाजार को, हम दोनों विचारों को देखेंगे, बाजार को न्याय प्राप्ति का साधन तो मान सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पर मानते हैं ये नहीं लिखेंगे, सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता और समानता दोनों का समन्वय जरूरी है। स्वतंत्रता व समानता दोनों आदर्शों का समुचित समन्वय ही जरूरी है, समन्वय भी आवश्यक है। ये मानते हैं कि अगर बाजार को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो कुछ व्यक्ति हैं अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर बाजार को खुला छोड़ दिया जाए, अगर बाजार को खुला छोड़ दिया जाए या फिर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, कोई नियंत्रण ना हो, राज्य का नियंत्रण ना हो, अगर बाजार को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी। कहेगी असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी। जब असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी तो उससे क्या होगा कि कुछ व्यक्ति अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर बाजार को हमने अनियंत्रित छोड़ दिया तो उससे क्या होगा कि कुछ धनी वर्ग हैं और जो गरीब वर्ग हैं उनका जो धनी वर्ग है उसका शोषण शुरू कर देंगे, और शोषण उसका जैसे ही शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो शोषित वर्ग है वो अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। जैसे उसका शोषण करेंगे तो अमानवीय जीवन जीने लगेगा। अमानवीय जीवन कैसे, उसके पास गरीबी है, कुछ उसके पास ढंग का खाने का भी नहीं है, तो ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे, गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए पूरी बाजार व्यवस्था को न्याय प्राप्ति का साधन तो मान सकते हैं, लेकिन न्याय में स्वतंत्रता और समानता दोनों आदर्शों का समन्वय भी बहुत जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ तक हमने देखा बाजार और न्याय। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, इसमें क्या अंतर है। प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, इसमें क्या अंतर है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जो पार्ट छूट जाएगा मैं उसको उसमें ऐड करता जाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, इसमें
अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक तरफ लिखिए प्रक्रियात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय, और दूसरी तरफ लिखिए तात्विक न्याय, तात्विक न्याय। और जो प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, जब हम जैसे इसमें अंतर लिखते हैं तो इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये प्रक्रिया पर आधारित है। कहाँ पर? प्रक्रियात्मक न्याय प्रक्रिया पर आधारित है, यानी नियम पर आधारित है कि किसी कार्य की विशेष प्रक्रिया होगी, कोई विशेष नियम होगा। और तात्विक न्याय है, ये परिणाम पर आधारित है। कहाँ पर? ये परिणाम पर आधारित है। ये प्रक्रिया और नियम इस पर ध्यान नहीं देता, केवल उसका परिणाम क्या होगा इस पर आधारित है। और जो प्रक्रियात्मक न्याय है ये अवसर की समानता पर बल देता है। जो प्रक्रियात्मक न्याय है ये अवसर की समानता पर बल देता है, अवसर की समानता पर बल देता है। जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो अवसर की समानता पर बल देता है। और जो तात्विक न्याय है ये परिणाम के स्तर पर समानता का बल देता है। ये बोलता है कि परिणाम के स्तर पर समानता होनी चाहिए। ये परिणाम के स्तर पर समानता, परिणाम के स्तर पर समानता का पर बल देता है। ये बोलते हैं तात्विक न्याय में कि परिणाम के स्तर पर समानता होनी चाहिए। और जबकि प्रक्रियात्मक न्याय बोलते हैं कि अवसर के स्तर पर समानता होनी चाहिए। और जो प्रक्रियात्मक न्याय है यह मुख्यतः योग्यता पर बल देता है। ये काय पर? योग्यता पर बल देता है, योग्यता पर बल देता है। जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो योग्यता पर बल देता है। और ये आवश्यकता पर बल देता है। ये क्या पे? आवश्यकता पर बल देता है। जो तात्विक न्याय है वो आवश्यकता पर बल देता है, और जो प्रक्रियात्मक न्याय है योग्यता पर बल देता है। और साथ में इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक हैं, इसके समर्थक हैं जो उदारवादी विचारक हैं। उदारवादी विचारक। जो प्रक्रियात्मक न्याय है इसके समर्थक कौन है? उदारवादी विचारक। और तात्विक न्याय के समर्थक कौन है? समाजवादी विचारक, समाजवादी विचारक। जो तात्विक न्याय है इसके समर्थक कौन है? समाजवादी विचारक। और इसमें बाजार व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। बाजार व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है, स्वीकार या फिर स्वीकार है। इसमें बाजार व्यवस्था स्वीकार है। और इसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो हमने जैसे पीडीएस सिस्टम बताया था, इसमें जैसे प्रक्रियात्मक न्याय, ये इसमें क्या है? योग्यता पर बल देता है। जैसे बाजार व्यवस्था, तो बाजार व्यवस्था में क्या होता है? जिसकी जैसी योग्यता है वो वैसे ही बाजार में आएगा, बाजार में आएगा, कंपटीशन रखेगा और अपने अपना लाभ कमाएगा। लेकिन जैसे ही हम तात्विक न्याय की बात करते हैं तो तात्विक न्याय में जैसे पीडीएस सिस्टम है, तो पीडीएस सिस्टम में तात्विक न्याय के अनुसार जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके पास भी जो खाद्यान्न है उसको उपलब्ध कराया गया है। जैसे बिजली है, जो लोग धनी हैं, धनी व्यक्तियों ने तो अपने घर पर बिजली लगवा ली है, लेकिन जो गरीब वर्ग हैं उनके पास तो बिजली का दूर दूर तक कोई साधन भी नहीं है। तो सरकार ने क्या किया है, राज्य ने क्या किया है, जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, जो बिजली नहीं खरीद सकते, बिजली का बिल नहीं चुका सकते, उनके लिए न्यूनतम रुपए में भी, उसके न्यूनतम रुपए में भी बिजली उपलब्ध कराई है। तो इसमें हम मान सकते हैं कि जो तात्विक न्याय है उसमें राज्य की भूमिका आवश्यक है।
और जो प्रक्रियात्मक न्याय है उसमें बाजार की भूमिका रहती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रक्रियात्मक न्याय और तार्किक न्याय में ये अंतर है। तो हमने 5 अंतर देखा। जैसे कल हमने चर्चा करी थी न्याय का आदर्श सिद्धांत। हमने आपको सबसे पहले टॉपिक में बताया था कि न्याय का आदर्श सिद्धांत क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं न्याय का आदर्श सिद्धांत। इसको आप लिख लीजिए। अगर हम देखते हैं न्याय का आदर्श सिद्धांत, क्वेश्चन लिख लीजिए, न्याय का आदर्श सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है न्याय का आदर्श सिद्धांत, न्याय का आदर्श सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है, यूपीपीसीएस में आ चुका है। जैसे क्वेश्चन है कि न्याय का आदर्श सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। अब न्याय का आदर्श सिद्धांत क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे कुछ न्याय के सिद्धांत क्या हैं, न्याय के कुछ सिद्धांत के अनुसार योग्यता को महत्व दिया गया है। न्याय के कुछ सिद्धांत के अनुसार योग्यता पर महत्व दिया गया है, योग्यता पर महत्व दिया गया है। और कुछ सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता पर बल दिया गया है कि आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, आवश्यकता पर बल दिया गया है। न्याय के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें या तो फिर योग्यता पर बल दिया गया है या फिर आवश्यकता पर बल दिया गया है। अगर योग्यता पर बल देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर केवल योग्यता पर बल देंगे तो कुछ व्यक्ति तार्किक रूप से बहुत धनी हो जाएंगे और कुछ व्यक्ति तार्किक रूप से कुछ धनी हो जाएंगे और कुछ अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कुछ तो धनी हो जाएंगे, कुछ तो धनी हो जाएंगे और कुछ अमानवीय जीवन जीने के लिए, अमानवीय जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए बात हो जाएंगे। जैसे अगर योग्यता कहाँ पे होती है, बाजार में। तो जैसे कुछ तो धनी हो जाएंगे बाजार में और कुछ अमानवीय जीवन जीने के लिए, जो निम्न स्तर का जीवन है, वो जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार आदर्श सिद्धांत में न्याय की योग्यता को नकारते हैं। वो बोलते हैं कि पूर्ण रूप से योग्यता पर आधारित न्याय नहीं है। और न्याय के कुछ सिद्धांत आवश्यकता पर बल देते हैं। आवश्यकता पर बल देंगे, इसका क्या परिणाम होगा, इसका यह परिणाम होगा क्योंकि हमको पता है कि धरती पर संसाधन सीमित हैं। अगर आवश्यकता पर बल देंगे तो हम जानते हैं कि संसाधन क्या है, सीमित हैं। धरती पर संसाधन सीमित अवस्था में है और जब संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित अवस्था में है, जब संसाधन सीमित अवस्था में तो सभी तक वितरित करना संभव ही नहीं है। जब संसाधन सीमित अवस्था में होंगे तो सभी तक संसाधन वितरित करना संभव ही नहीं है। सभी तक वितरण करना संभव ही नहीं है। जब संसाधन सीमित होंगे तो सभी तक उसका वितरण करना संभव ही नहीं होगा। जब वितरित करने के लिए जब राज्य की भूमिका आएगी, जब राज्य की भूमिका होगी तभी वितरित हो पाएंगे। राज्य की भूमिका में ही संभव हो पाएगी, भूमिका में ही संभव हो पाएगी। लेकिन इससे क्या परेशानी होगी, लेकिन इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। इसका ये दुष्परिणाम होगा कि कुछ लोगों की समानता बाधित होगी। लेकिन समानता
यानी स्वतंत्रता, सॉरी, स्वतंत्रता बाधित होगी, बाधित होगी। इससे क्या होगा कि स्वतंत्रता बाधित होगी। अगर हम आवश्यकता पर ध्यान देंगे तो क्योंकि संसाधन सीमित अवस्था में है, जब सीमित अवस्था में तो सभी तक वितरित करना संभव ही नहीं होगा। जब सभी लोगों तक संभव वितरित करने के लिए हम जब वितरण करेंगे तो उसमें राज्य की भूमिका आवश्यक हो जाएगी, और जैसे ही राज्य की भूमिका होगी तो उसमें कुछ व्यक्तियों पर पाबंद लगाए जाएंगे, तो उससे क्या होगा, स्वतंत्रता बाधित होगी। तो फिर क्या करना चाहिए हमें, तो हमें ये करना चाहिए, न्याय के आदर्श सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता और न्याय में, तो हमें क्या करना चाहिए, न्याय के आदर्श सिद्धांत में किस योग्यता, जो योग्यता है, योग्यता और आवश्यकता, योग्यता व आवश्यकता, न्याय के आदर्श सिद्धांत में योग्यता और आवश्यकता दोनों में संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन लाने की आवश्यकता है, न्याय के आदर्श सिद्धांत में योग्यता और आवश्यकता दोनों में संतुलन लाने की आवश्यकता है। अब दोनों में संतुलन लाने की आवश्यकता क्या है कि इसके लिए उपयुक्त स्थिति क्या होगी, सबसे बढ़िया स्थिति होगी कि पहले जो उसकी किसी व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर दिया जाए। इसकी संतुलन लाने की आवश्यकता है, और इसके उपाय क्या हैं, इसके साधन या फिर इसके उपाय, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि जो व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पहले उनको पूरा कर दिया जाए। इसका एक तरीका क्या है कि व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर दिया जाए। जब मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर योग्यता पर ध्यान देकर उसको आगे बढ़ाया जाए। जब मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर योग्यता पर ध्यान दिया जाए, योग्यता पर ध्यान दिया जाए। न्याय के आदर्श सिद्धांत में क्या है कि योग्यता भी होना चाहिए और आवश्यकता, दोनों ही में संतुलन लाने की आवश्यकता है। और इसका उपाय क्या है, इसका तरीका कि व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर दी जाए, उसके बाद फिर योग्यता पर ध्यान दिया जाए, तभी हम बोल सकते हैं कि यह न्याय का आदर्श सिद्धांत है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी अधिकतम व्यक्तियों पर, अवसर के लाभ मिलेंगे, तभी अधिकतम व्यक्तियों पर विकास के अवसर मिलेंगे, तभी अधिकतम व्यक्तियों को लाभ के अवसर मिलेंगे, या फिर आगे बढ़ने के विकास के अवसर मिलेंगे, विकास के अवसर मिलेंगे, तभी व्यक्तियों को अधिकतम विकास के अवसर मिलेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। जैसे न्याय का आदर्श सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन था। अब अगर हम न्याय के आदर्श सिद्धांत में
अगर हम जैसे न्याय के कुछ सिद्धांत में योग्यता पर ध्यान दिया गया है और कुछ सिद्धांत में आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। अगर हम योग्यता पर ध्यान देंगे तो योग्यता जैसे बाजार व्यवस्था है, तो उससे क्या होगा कि कुछ वक्त धनी हो जाएंगे और कुछ वर्ग है अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और अगर हम आवश्यकता पर ध्यान देंगे तो उससे क्या होगा, जो कि हम जानते हैं कि संसाधन तो सीमित अवस्था में है। जब सीमित अवस्था में है और सबको वितरित करना है तो वितरित करने में राज्य की भूमिका हो जाएगी, वितरित करने में राज्य की भूमिका आवश्यक होगी। और जैसे ही राज्य की भूमिका आएगी तो समानता लाने का प्रयास करती है। जब राज्य की भूमिका होगी तो कुछ लोगों की स्वतंत्रता भी उसमें छिन जाएगी, मतलब स्वतंत्रता बाधित होगी। तो न्याय का आधा सिद्धांत क्या बोलता है? न्याय का आधा सिद्धांत ये बोलता है कि योग्यता और आवश्यकता दोनों हो और दोनों में संतुलन लाने की आवश्यकता है। जब योग्यता और आवश्यकता दोनों होगी तभी न्याय का आधा सिद्धांत है। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि न्याय के जो पहले व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकता हैं पहले इनको पूरा कर दो, फिर उसके बाद योग्यता पर देखो और फिर उसको आगे बढ़ने पर ध्यान दो। अगर ऐसा उपाय किया जाएगा तभी अधिकतम व्यक्तियों को विकास के अवसर मिलेंगे। तो अभी तक हमने न्याय की परिभाषा न्याय के विभिन्न विचार देखे, बाजार और न्याय देखा, प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय देखा और न्याय का आधा सिद्धांत देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय में क्या संबंध है। यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो अगली क्लास में हम इसको करेंगे। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। और प्लीज़ आप अपने नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और प्लीज़ आप इसको डेली रिवाइज भी करते जाइए, क्योंकि जैसे ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास कंटेंट बहुत सारा होगा और आप पूरे को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप डेली इसको रिवाइज करते जाइए। धन्यवाद।